कार्पेट डीएम। वो तन्हा उस पुल पर खड़ी थी, बिल्कुल तन्हा। उसकी आंखों में उस स्याह रात भरे बहुत से आंसू चमक रहे थे। वो रो नहीं रही थी, वो आसानी से नहीं रोया करती थी। उसे अपने आंसू रोकने में महारत हासिल थी। वो एक एक्ट्रेस थी, एक माहिर अदाकारा, जिससे एक जिंदगी कुर्बान करके दूसरी जिंदगी हासिल की थी। और अब वो उसी जिंदगी से हाथ धोने जा रही थी। उसे अपना काम अजीज था, अपनी ये चमचमाती जिंदगी अजीज थी। उसे अपना करियर अजीज था, और सबसे बढ़कर उसे अपने काम का याद रह जाना अजीज था। मगर अब सब कुछ जैसे रेत का भुरभुरा सा ढेर बनता जा रहा था, गिरने को बेताब, गिरकर फना होने के लिए तैयार। एक साल बाद वो बारीक हील से चलती कारपोर्ट से निकलती हुई सामने आ रही थी। उसकी हील्स बारीक और कई इंच लंबी थी, स्याह चमकती खूबसूरत हील्स। स्याह डिजाइनर ड्रेस में उसका खूबसूरत सरापा वाजिया था। ड्रेस की आस्तीनें गायब थी, और उससे उसके सफ़ेद धुधिया बाजू निकल रहे थे। उन बाजुओं की साख्त इतनी नर्म और बराबर थी कि कोई भी उन पर निगाह टिकाए बगैर गुजर नहीं सकता था। ड्रेस का गला ऊपर गर्दन तक नेट के बारीक कपड़े से बंद होता था, और पीछे कमर का हिस्सा काफ़ी हद तक खुला हुआ था। वो एक मगरबी साख्त का लिबास था, जिसे इस मुल्क में आम तबका अच्छे अंदाज से नहीं देखता था। लेकिन जिस शोबे से वो वस्ता थी, वहाँ ऐसे मलबूसात को सहराती हुई निगाहों से देखा जाता था। गर्दन झुकाकर देखा जाता तो लिबास टखनों से जरा ऊंचा था। शलवार के नाम पर ऊंचा सा पजामा बामुश्किल उसकी पंडलियों तक आता था। दुपट्टा तो खैर से उस लिबास का हिस्सा था ही नहीं, और ना ही उसे दुपट्टे की ज़रूरत महसूस होती थी। पहले पहल जब वो इस इंडस्ट्री में नई नई एक्ट्रेस बनकर उभरी थी, तब उसे दुपट्टे की कमी का एहसास शिद्दत से हुआ करता था। लेकिन अब वक्त के कई दाने पार करने के बाद ये ज़रूरत फिजा में खुलकर खोया अपना वजूद खो चुकी थी। उसे दुपट्टा एक्स्ट्रा पीस महसूस होने लगा था। उससे निगाहों पर चढ़ा कीमती चश्मा आंखों से उतारा तो दुनिया अपने रंग में दिखाई देने लगी। उसके लंबे शहद रंग खूबसूरत बाल स्ट्रेट करके कंधों पर एक जानिब डाले गए थे। लिबास का पिछला खुला हिस्सा कुछ और वाजिया हो गया था। उसने आस पास देखे बगैर सफ़ेद टाइल से मेज़ीन हॉल अबूर किया और लिफ्ट तक चली आई। इंडस्ट्री के लिए काम करती प्राइवेट एजेंसी के कई वर्कर्स उसे पलट पलट कर देखना नहीं भूले थे। ऐसी एजेंसीज का रिवाज पहले इस मुल्क में इतना आम नहीं था, लेकिन जब से एक दो इंटरटेनमेंट एजेंसीज की कामयाबी को इंडस्ट्री के सार्फिन ने देखा, तो कई डायरेक्टर्स ने अपनी अपनी प्राइवेट एजेंसीज का आगाज़ कर दिया। वो भी उन्हीं एजेंसीज में से एक थी, ग्लैमर एजेंसी। प्राइवेट लिफ्ट का बटन दबाकर वो नज़ाकत से खड़ी दरवाजे खुलने का इंतज़ार करने लगी। उसे अपनी पुश पर बहुत सी निगाहें महसूस हो रही थीं, लेकिन वो कमाल महारत से सब निगाहों को हाथ में लाए बगैर शाने नज़ाकत से सीधे किए इस सदा रही। लिफ्ट खुलने से कासिर रही। उसे नासमझी से अप्रूव कर बटन दोबारा दबाया। दरवाज़ा अब भी ना खुला। लिफ्ट के ऊपर लगी छोटी सी एलईडी पर सुर्ख लफ्ज़ों में कुछ लिखा आ रहा था, प्लीज़ इंसर्ट कार्ड। उसने साथ से गुजरते एक वर्कर को आवाज़ देकर रोका। वो झटके से रुका, फिर खौफजदा होकर उसकी जानिब देखा। वो इस इंडस्ट्री में पिच मशहूर थी, लोगों का उससे डरना बनता ही था। ये अलग बहस थी कि वो असल में पिच थी भी या नहीं। वर्कर थूक निकल कर आगे आया, फिर उसकी जानिब देखा। कौन सा कार्ड? ये लिफ्ट सिर्फ ऑफिशियल्स के लिए है। आपको इसे खोलने के लिए एजेंसी का कार्ड इंसर्ट करना पड़ेगा। वो एक साल बाद इस एजेंसी में आई थी। एक साल बाद तो हरगिज़ भी इस एजेंसी की ऑफिशियल एक्ट्रेस नहीं रही थी। कार्ड क्या उसके पास हाँ को ना था। उसने एक बेबस सी निगाह उस बंद चमचमाती लिफ्ट पर डाली और साथ बनी पब्लिक लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। बुलंद उबाला इमारत की आखिरी मंजिल पर मौजूद शीशे की चमकती खिड़कियों से ढका ऑफिस इस सुबह शांत महसूस हो रहा था। झूलती कुर्सी पर उस एजेंसी का सरबराह पुरजुमान था, बालों के स्पाइक्स खड़े किए, आंखों पर फ्रेमलेस ऐनक लगाए। उसकी उम्र 40 के लगभग थी, और कलमों में बारीक सी सफ़ेदी उसे मज़ीद डिसेंट बनाती थी। अगले ही पल ऑफिस का दरवाज़ा धाड़ की आवाज़ के साथ खुला, तो वो अपनी झूलती कुर्सी पर उछल सा गया। सामने खूनखार निगाहें लिए वो खड़ी थी, इस एजेंसी की साबका ऑफिशियल एक्ट्रेस सेलिना मजहर, जिसके पास ऑफिशियल लिफ्ट में दाखिले का कार्ड मौजूद नहीं था, और वो आम से लिफ्ट में सवार होकर आई थी। वो टक टक हील से अंदर चली आई,
अपने पीछे ऑफिस का दरवाज़ा बंद किया, फिर करीब आकर अपना लंबी चेन वाला कीमती पर्स सोफे पर रखा और तेज़ी से झूलती कुर्सी वाले की टेबल तक चली आई। मेरा कार्ड कहाँ है भाई? कहा तो बस यही, हवा हवा सा गुस्सा होकर नजर अमजद ने अगले ही पल सुकून का सांस दिया था। कार्ड, बस कार्ड की बात थी। 1 साल तक उसे काम न देने पर, उसे नई एक्ट्रेसेस के आ जाने के बाद नज़रअंदाज करने पर, कई ऑफिशियल पार्टीज में उसके दाखिले को ममनू करार देने पर भी वो उससे सिर्फ कार्ड पर नाराज थी। ये वाजह था कि वो शुरू दिन से इतनी ही बेवकूफ़ थी। सलीना, तुम कब बड़ी होगी? अभी तुम्हें इस एजेंसी का ऑफिशियल कार्ड नहीं जारी किया जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो जो एक्ट्रेसेस तुम्हारे अलावा यहाँ काम कर रही हैं वो मुझसे तरह तरह के सवालात करेंगी। लेकिन मैं पब्लिक लिफ्ट में सवार होकर आई हूँ, आपको थोड़ा तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल होना चाहिए। अगर कोई एक्ट्रेस मुझे इस पब्लिक लिफ्ट से निकलता देख लेती तो कितनी सबकी होती मेरी। ढेरों हफ के लिए वो धम से आकर सोफे पर बैठ गई थी। कुछ लम्हात पहले की नज़ाकत बन हो गई। कंधे सीधे और कमर को एक खास अंदाज से रखने की सारी कोशिशें जाती रहीं। वो बिल्कुल टीनेजर्स की तरह हाथ हफ्के से बांधे मुंह फुलाकर बैठी थी। नजर ने एक न गहरी सांस ली। 1000 दफ़ा कहा है, यूं धड़म से मत बैठ जाया करो सोफे पर। एक्ट्रेस हो तुम, कुछ अपनी फिक्र और पोस्चर का ही ख्याल कर लो। भाड़ में क्या फिगर और पॉस्चर, आप मुझे अभी के अभी वो काट दे रहे हैं। उसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा बुलंद थी। नज़र अमजद के सर में अब दर्द सा होने लगा था। फिर वो अपनी कुर्सी से उठाया, आगे बढ़कर सरबराही सोफे पर बैठा और उसे नर्म निगाहों से देखा। उसका चेहरा बेसुई और चमकता हुआ था। आंखें बड़ी और गहरी थीं, शहद के गाढ़े रंग जैसी। भरे भरे से गुलाबी लबों के ऊपर दाईं जानिब से आदिल था। वो एक खूबसूरत एक्ट्रेस थी। उसकी खूबसूरती में किसी को कोई शक ना था। शक उसकी काबिलियत में भी नहीं था, बस शगाफ शायद उसकी किस्मत में था। फजूल बातें छोड़ो। आज तुम्हें एक अहम काम के लिए बुलाया है मैंने। वो काम अगर फाइनल हो गया तो तुम्हें कार्ड भी मिल जाएगा। आखिरी बात में कुछ वजन था। वो सीधी हो बैठी, अलबत्ता निगाहों में हफ्की अब तक थी। कैसा काम? एक राइटर से डील फाइनल हुई है ड्रामे की। वो चाहते हैं कि एक्ट्रेस को रोल के हिसाब से मैं खुद मुख्तस करूं। पहले पहल मैंने उनसे वक्त मांगा, लेकिन अब मैं तय कर चुका हूं कि ये काम तुम्हें ही मिलना चाहिए। ऑफर बड़ी नहीं है, एक छोटे और कम देखे जाने वाले चैनल का ड्रामा है, लेकिन काम ना होने से होना बेहतर है। बताओ, क्या राजी हो तुम? वो आंखें खोले हैरत से चंद पल नजर को देखती रही। 1 साल बाद उसे काम पर वापस आने का मौका दिया जा रहा था। उससे बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े नामों के साथ काम किया था, लेकिन अब इस छोटे से ड्रामे के मिल जाने पर जितनी खुशी उसे हो रही थी वो बयान से बाहर थी। सच? लेकिन अगर उन्हें मेरे काम करने का पता चला और उन्होंने स्क्रिप्ट वापस लेने का कहा तो? आप जानते हैं पहले भी ऐसा बहुत दफ़ा हो चुका है। स्कैंडलाइज एक्ट्रेसेस के साथ काम करना रिस्की होता है और कोई भी ऐसा रिस्क यकीनन नहीं लेना चाहता होगा। उसका दूधिया चेहरा बुझ सा गया था। नसर ने गहरा सांस लिया। वो तब होता जब राइटर और एजेंसी का डायरेक्टर बाहमी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, बिलखसूस एक्ट्रेस के चुनाव के लिए। लेकिन अगर वो डायरेक्टर को उसके तजर्बे की बुना पर चुनाव का इख्तियार दें तो फिर कोई जवाब नहीं रह जाता उनके पास ऑब्जेक्ट करने का। वो उसकी बात सुनकर चुप सी हो गई थी। लम्हे भर को ऑफिस में निगाह दौड़ाई। बुलंद उबाला दीवारों पर बड़े फ्रेम्स में उस इंटरटेनमेंट एजेंसी की कामयाब एक्ट्रेसेस की तस्वीर हमेशा थी। ये तस्वीर हर साल हर प्रोजेक्ट की बहाली के बाद तब्दील की जाती थी और उन तस्वीर में उसकी तस्वीर नहीं थी। वो 1 साल पहले ही उतार कर किसी कबाड़ में फेंकी जा चुकी थी। उसका दिल खराब होने लगा। मुझे ऑफर कबूल है, कुछ लम्हात बाद उससे भारी दिल के साथ कहा तो नसर ने गहरा सांस लिया। गुड। स्क्रिप्ट कब तक देंगे आप मुझे? जल्दी यूविल के साथ तुम्हारे अपार्टमेंट भिजवा दूंगा। वो भी तुम्हारे लिए काम का सुनकर बहुत खुश हुआ था। यूविल उसका पीए था। उसके मसरूफ शेड्यूल को मुतवाज़न रखना, उसे किसी किस्म की तकलीफ ना होने देना, उसके मेकअप आर्टिस्ट और दीगर लवाजमात का ध्यान रखना, यहाँ तक कि उसके डाइट प्लान को भी मद्देनज़र रखना, सब यूविल की जिम्मेदारी थी। और उसके साथ काम करने के अरसे में वो उससे हासा मानूस भी हो गया था। इस इंडस्ट्री में बहुत कम लोग थे जो इंसान से मुखलिस हुआ करते थे। उसके ऐसे मुखलिस लोगों में नज़र और यूविल का नाम सरे फहरिस्त था। उन दो नामों के अलावा उसके पास कोई मुखलिस नाम नहीं था पुकारने के लिए। यूविल क्या कर रहा है आजकल? किसके साथ काम कर रहा है? उससे पूछा तो नज़र ने इंतहाई अफसोस से सर हिलाया।
वो कहता है जब तक सलीना दोबारा काम पर वापस नहीं आ जाती, वो किसी दूसरी एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करेगा। उसकी तो आंखें ही भीगने वाली हो रही थीं। आह योविल, पागल लड़के। भाई, आप और योविल कितना ख्याल करते हैं मेरा। अब मैं आप लोगों का एहसान कैसे उतारूंगी। नसर ने उसकी बात सुनकर बामुश्किल खुश्क पड़ते लबों पर जुबान फेरी थी। फिर ज़बरदस्ती मुस्कुराया, साथ ही मुहतात निगाह दरवाजे पर भी डाली। क्या मुझे लीड एक्ट्रेस का रोल मिलेगा? कुछ देर बाद उससे पूछा। उसे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी पूछने में क्या हर्ज था भला। नसर ने लम्हे भर को गहरा सांस लेकर उससे निगाहें जुड़ाई थी। मैंने कोशिश की थी लेकिन। कोई बात नहीं भाई, आपने मेरे लिए इतना रिस्क लिया है, वो भी बहुत है। मैं बहुत अच्छे से मेहनत के साथ काम करूंगी। मुझे बड़ी स्क्रीन पर वापस आना है। वो नरमी से कहकर उठने ही लगी थी कि ऑफिस का दरवाज़ा खुला और वहां से रिपोर्टर्स की भरमार के साथ एक नाजुक सी दोशीज़ा अंदर दाखिल हुई। ये नाजुक और हसीन दोशीज़ा आजकल बड़ी स्क्रीन पर मौजूद कई एक्ट्रेसेस में से एक बड़ा नाम थी। रोशनियों तले उसका कीमती और मुख्तसर लिबास में कैद वजूद धमक रहा था। बालों को स्टाइल किए, मशहूर मेकअप आर्टिस्ट के ज़ेरे निगरानी किए कि मेकअप में वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन ये उसकी खूबसूरती नहीं थी जिससे कि बायस सलीना उठते उठते बैठ गई थी। ये तो उसके साथ दाई जानिब उसका हैंडबैग हाथ में लिए खड़ा रोबिल था, जिसे देखकर वो साकित हो गई थी। उसने उसी तेजी से हैरत ज़दा निगाहें फेरकर नज़र को देखा। वो सफ़ेद चेहरा लिए उसे ही देख रहा था। उससे युविल के बारे में उससे झूठ बोला था, बस इसीलिए ताकि उसका दिल मज़ीद ख़राब ना हो। लेकिन गलत वक्त पर सब गलत होता महसूस हो रहा था। उससे शिकवा की ना निगाहें फेरकर उमेरा साहिब की जानिब देखा। युविल इंतहाई कंफ्यूज हुआ, उसकी शोला बार निगाहों को तक रहा था। उमेरा ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा और फिर नज़ाकत से चलती उसके ऐन सामने आ बैठी, टांग पर टांग जमा कर उसे देखा। नज़र साहब, आपने इतनी अहम केस की आमद पर किसी को आगाही देना ज़रूरी नहीं समझा। बहुत गलत बात। क्या हुआ अगर इस इंडस्ट्री में आपकी केस को कोई नहीं पूछ रहा तो? हम एक्ट्रेस तो एक दूसरे का दर्द समझती है ना। उसके बनावटी लहजे और हाली हंसी पर सलीना का रुआ रुआ खोल रहा था। उससे एक घायल निगाह अपने दोनों मुखलिसीन पर डाली और टांग पर टांग जमा कर बैठ गई। शूबिल ने बामुश्किल रिपोर्टर्स को बाहर धकेल कर दरवाज़ा बंद कर दिया था। सैयद नवाज के साथ काम करने पर बहुत मुबारक हो आपको, उससे कहा तो नज़र और शूबिल को अपने चेहरे सफ़ेद पड़ते महसूस हुए। लम्हे भर को चेहरा तो उमेरा का भी सफ़ेद हुआ था। सब जानते थे कि सैयद नवाज के साथ काम करने के लिए एक्ट्रेस को हर किस्म के नामुनासिब काम करने पड़ते थे। उस ऑफर तक पहुंचने के लिए अपनी नस्वानियत तक बेचनी पड़ती थी। मुझे उनके साथ काम करने पर फ़ख्र है। इंडस्ट्री में सर्कुलेट करते हुए डर्टी जोक्स का सहारा तो बहुत पुरानी ट्रिक है। लेकिन ओह, वो लम्हे भर को ठहरी, आंखों में हिक्कत सी उतर आई। तुम तो एक साल तक इस इंडस्ट्री से कट कर रही हो। यकीनन यहाँ के बदलते अतवार को सीखने के लिए थोड़ा वक्त दरकार होगा तुम्हें। एक्ट्रेस फिर एक्ट्रेस ही होती हैं। सलीना की आंखों में तकलीफ से धुआं सा भरने लगा था। उसने उस एक साल में बहुत सी अजियत सही थी। इंडस्ट्री में सर्कुलेट करते डर्टी जोक्स पुराने तो हो सकते हैं, लेकिन वो कभी झूठ नहीं हो सकते। वो मेरा बगैर असर लिए उसके रुकते वजूद को देखती रही। कामयाबी किसी ने कैसे चढ़े जाए, ये कोई नहीं पूछता। कामयाबी हासिल करने के बाद लोग सिर्फ चेहरा उठाकर ऊपर मौजूद शख्सी बुलंदी को सहरा रहे होते हैं। मैं एक कामयाब एक्ट्रेस हूँ और मेरे सीनों की जानिब किसी की तवज्जो नहीं है। मुस्कुराहट गायब हो गई थी। उमेरा की आंखें सपाट थीं। उसने सोफे से अपना पर्स झपटा और अगले ही पल उठ खड़ी हुई। और मान लो सलीना मजहर कि तुम एक नाकाम एक्ट्रेस हो। उससे गुलाबी पड़ती आंखों से सामने बैठी लड़की को देखा। एक सहर आलूदा निगाह नजर पर डालकर वो आगे बढ़ाई, फिर लम्हे भर को ठहरी, पलटकर मुस्कुराते हुए उसे देखा। उमेरा साहिब, मैं एक नाकाम एक्ट्रेस होना तो कबूल कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने जिस्म का सौदा करने वाली बेगैरत एक्ट्रेस बनना कभी गवारा नहीं कर सकती। आपको आपकी कामयाबी मुबारक हो। उमेरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो एक लम्हे के लिए भी रुके बगैर आगे बढ़ाई थी। उससे पब्लिक लिफ्ट को एक नज़र देखा और फिर दांत पीसकर गीली आंखें लिए जीनू की जानिब बढ़ गई। लिफ्ट खुलते ही रिपोर्टर्स का टोला यकीनन उसका इंतज़ार कर रहा होगा। उसके पास ऑफिशियल लिफ्ट में दाखिल होने का कार्ड नहीं था। वो मज़ीद उन लोगों के सामने अपना तमाशा नहीं बना सकती थी। उसे अब जीनू से ही उतर कर जाना था। कुछ लम्हात कबल
उसने कार पार्किंग एरिया में पार्क की और फिर कई लम्हे गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा। उसके माथे पर कई बल थे और नकोश इंतहाई उखड़े-उखड़े थे, जैसे उसका मूड सख्त खराब हो। अगले ही पल गहरा सांस लिए वो बाहर निकल आया, दरवाज़ा बंद किया और जो ही पलटा, स्याह लिबास में सलीना को नज़ाकत से चलता देखकर ठहर सा गया। वो इस एजेंसी में काफ़ी अरसे से काम कर रहा था, लेकिन उसने इस सारे अरसे में सलीना को कभी नहीं देखा था। वो पहले टीवी पर नज़र आती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे वो गायब हो गई थी। खैर, उससे वो कभी अच्छी नहीं लगी थी। एक्ट्रेसेस और उनके प्लास्टिक अंदाज। वो सर झटकता आगे बढ़ाया, थ्री पीस स्याह सूट में स्याही टाई लगाए, बालों को जेल से पीछे जमाए। वो एक खुश शक्ल दराज कद नौजवान था। कान में लगे ब्लूटूथ और कसरती जिस्म से उसके काम का अंदाज़ा होता था। वो उस एजेंसी में मौजूद एक एक्ट्रेस का बॉडीगार्ड था, पर्सनल गार्ड। ऐसे पर्सनल बॉडीगार्ड्स रखने की ज़रूरत अक्सर पेश तो नहीं आती थी, लेकिन बाइस दफ़ा एक्ट्रेसेस की जान को खतरा लाक हुआ करता था। शोहरत बढ़ जाए तो दुश्मन दुगने हो जाया करते हैं। जो ही कोई एक्ट्रेस शोहरत की बुलंदियों को छूने लगती, तो उसके गार्ड्स बढ़ा दिए जाते। ये एजेंसी का असूल था और इसी असूल के तहत वो बॉडी गार्ड्स को पर्सनल ट्रेन किया करती थी। अगर एक्ट्रेसेस की हिफाजत यकीनी बनाई जाती, तो इंडस्ट्रीज में फलने फूलने के मौके कहीं ज़्यादा होते। वो भी उसी एजेंसी से ट्रेन हुआ एक बॉडीगार्ड था। उसे अपना काम अजीज था, लेकिन फिलहाल उसके काम ने उसकी ज़िंदगी अजीरन कर दी थी। उसने निगाहों पर स्याह चश्मा चढ़ाया और फिर आगे बढ़ाया। पब्लिक लिफ्ट में पूरे मूड के साथ दाखिल होती सलीना को उससे खामोश निगाहों से देखा था। एक लिफ्ट में सवार होने से ही उसकी हैसियत का पता चल रहा था। एजेंसीज भी बाइस दफ़ा कितनी जालिम हो जाती हैं। उससे गहरा सांस लिया और दखली हॉल के बाद सफ़ेद टाइल्स वाली राहदारी में चला आया। उस राहदारी में कई ऑफिस के दरवाजे बंद थे। वो एक जाने पहचाने ऑफिस की जानी बढ़ाया, फिर गहरा सांस लेकर हाथ उसके नौब पर रखा। बस ये आखिरी दफ़ा होगा। अगले ही पल वो दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हो रहा था। सरबराही कुर्सी पर जूलिया बैठी, साथ खड़ी सेक्रेटरी को आज के शेड्यूल के हिसाब से आगाह कर रही थी। उसे अंदर दाखिल होता देखकर लम्हे भर को टटकी, फिर शहनाज को इशारा किया तो वो मोतिफ से गर्दन झुकाए बाहर निकल गई। वो दरवाजे से आगे बढ़ाया था। बैठो। जूलिया ने मुस्कुराकर पेशकश की तो उससे नफ़ी में सर हिलाया। चेहरा बिल्कुल सपाट था, बेतासुर, बॉडी गार्ड्स का हासा। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। उसने कोट पर एक हाथ अदब से रखा और फिर हल्का सा झुककर सफ़ेद लिफाफे में कैद अपना अलविदाई लेटर रखा। जूलिया की आंखें लम्हे भर को हैरत से खुली थी। वॉट? तुम मेरे बॉडीगार्ड हो? हमारे दरमियान तय हुए कॉन्ट्रैक्ट की मियाद खत्म होने से कब तुम रिजाइन नहीं कर सकते? उसने ठंडी आंखों से उसका चेहरा देखा। आंखों पर स्याह चश्मा चढ़ा होने के बायस वो उसकी आंखें पढ़ने से कासिर थी। मयाद कल रात ख़त्म हो चुकी है। तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर सकते हैं? मुझे ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी आवाज़ बिल्कुल हमवार थी, गुस्से और बेअदबी से हाली। जूलिया ने तेज से हाथ में पकड़ी फाइल सामने रख के टेबल पर फेंकी। कई पेपर्स फाइल से टकराकर उसके स्याह जूतों के पास आकर गिरे थे। अपनी आंखों से ये ब्लडी चश्मा उतार कर बात किया करो मुझसे। उसने हाथ ऊंचा किया और चश्मा उतार लिया। बेतासुर सी सुरमाई आंखें वासियां हुई। मैं तुम्हारे हर मुतालबे को मानने के लिए तैयार हूँ। लग्जरियस अपार्टमेंट, न्यू मॉडल की गाड़ी, बेहतर लाइफस्टाइल और एक मुस्तकीम तनहा। मैं सब कुछ रिन्यू कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती हूँ। तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वो खोल कर बोली तो उसने पहली दफ़ा सुरमाई आंखों से उसे देखा। वो आंखें इतनी खामोश थी कि जूलिया लम्हे भर को चुप सी हो गई। शायद उसने उसका चश्मा उतरवाकर गलती कर ली थी। मुझे आपकी किसी भी ऑफ़र में कोई दिलचस्पी नहीं है मैडम। यासिर आलिम। उसने बहुत जब से उसका नाम लिया था। मैं हिफाजत का काम कर सकता हूँ, आपके लिए पार्ट टाइम लज्जत का सामान नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट के एथिकल आर्टिकल के तहत मैं या आप बगैर किसी हफाजती वजह के एक दूसरे को हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन आपने इस असूल की पाबंदी नहीं की। आपने मुझे बगैर किसी वजह के अपने अपार्टमेंट में बुलाया और उससे भी बढ़कर आपने दरमियान में खींचे गए बिजनेस फासले को भी अबूर करने से दुरेक नहीं किया। मैं मजीद आपके साथ काम नहीं कर सकता। एक लम्हे के लिए सारे ऑफिस में सन्नाटा छा गया था। जूलिया को उसके जवाब पर जैसे यकीन नहीं आ रहा था। वो एक आला पाई की अदाकारा, जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग कई घंटों तक कितारों में लगे रहते थे। वो उसे ये मौका फराहम कर रही थी, लेकिन सामने खड़ा ये नौजवान ऐसे मौके को गंवा रहा था। अब जबकि वो उसे दूसरे लफ्ज़ों में रिजेक्ट कर रहा था,
तो वो उसे और शिद्दत से अच्छा लगने लगा था। इस उखड़े अंदाज और पुरकशिश नकोश के लिए ही तो इतना नीचे गिर रही थी। तुम जानते भी हो कि क्या कह रहे हो? उसकी आंखें एक से जैसे सुर्ख हो गई थीं। मैं दोबारा से वो सब दोहराकर आपको मज़ीद शर्मिंदा नहीं करना चाहता। आप किसी और को अपना बॉडीगार्ड रख सकती हैं। तुम तुम ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अगर तुम्हारी ज़िंदगी बना सकती हूँ, तो उसे तबाह भी कर सकती हूँ। उसने जूलिया को अब के वाक़या हैरत से देखा था। गो अहेड। तुम्हारी हैसियत इस इंडस्ट्री में एक फूटी कौड़ी के बराबर भी नहीं रहने दूंगी मैं। यासिर, मैं तुम पर इल्ज़ामात आयद करूंगी। मैं तुम पर जिनसी हरासमेंट का केस फाइल करूंगी। मेरे मदाह रात के अंधेरे में तुम्हारे घर पर पत्थरों की बारिश कर देंगे और तुम्हें मेरे पास उस सब के बाद आना पड़ेगा। खौफनाक थी। यासिर को उसका अंदाजा था। गो अहेड। उसके दोनों हाथ मोदब से अंदाज में आगे बंधे हुए थे। जूलिया की तकरीर का उस पर कोई असर नहीं हुआ था जैसे। क्या सबूत है तुम्हारे पास अपने इल्ज़ामात सच साबित करने का? कुछ पल बाद वो जैसे वाकई जानना चाहती थी। आपने मुझे असॉल्ट किया है मैडम। सबूत की बात मेरे सामने मत करें। आपके अपार्टमेंट और ऑफिस के कैमरे कौन कंट्रोल करता है, क्या मैं आपको बताऊं? फुटेजेस में डिलीट करवा चुकी हूँ। और ये पहली दफ़ा था जब वो हल्का सा मुस्कुराया था। जूलिया ने उसको बहुत कम मुस्कुराते हुए देखा था। आपकी डिलीटेड फुटेजेस मेरे पास मौजूद हैं। अगर मेरे चाम से मुतासिर हुए बगैर आप कॉन्ट्रैक्ट की शक नंबर 7 को ध्यान से पढ़ती तो शायद मुझे आपको बताना नहीं पड़ता कि बॉडीगार्ड्स के पास हिफाजती इक़दामात के लिए डिलीटेड फुटेजेस का रखना जायज़ होता है। आप मुझ पर किसी भी कोर्ट में किसी भी किस्म के चार्जेस फाइल करने का कोई हक नहीं रखती। वो आहिस्ता से पलटा था। जूलिया ने खुले मुंह के साथ उसकी पुश्त को देखा। फिर दांत पीसकर वो उस पर चिल्लाई, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। मैं तुम्हें मस्सी कर दूंगी। दरवाजे तक पहुंचकर उसने एक पल के लिए पलट कर उसे देखा था। जाते जाते एक लीगल एडवाइस देना मेरा फ़र्ज़ है। वो आगे बढ़ा और फिर सोफे की पुश पर रखा अपना स्कार्फ उठाया। वो स्याह रंग का रेशमी मफलर था जो उससे ठंड की वजह से जूलिया को दिया था। इस दफ़ा बॉडीगार्ड अपने बाप की उम्र का पॉइंट कीजिएगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब कोई भी गार्ड आपके साथ काम करने पर राज़ी नहीं होगा। और हाँ, वो दोनों हाथ टेबल पर रखे दुखती आंखों से उसे तक रही थी। मर्द को अपनी खूबसूरतियों से कभी उकसाना नहीं चाहिए। वो एक कब इंसान से भेड़िया बन जाए, आपको अंदाज़ा भी नहीं है इस बात का। रखो ये मफलर यहीं। रख दो। वो उस पर चिल्लाई थी। उससे चेहरा झुकाकर अपने स्कार्फ को देखा। क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि दूसरों की चीज़ों को उनकी परमिशन के बगैर नहीं रखा करते? एक आखिरी उचटती निगाह उस पर डाली और बाहर की जाने बढ़ गया। मफलर उसके हाथ में अब तक था और दिमाग काफ़ी हद तक घुमा हुआ था। पीछे ऑफिस से कोई भारी शय ज़मीन पर आ लगने की आवाज़ आई थी। जूलिया की सेक्रेटरी तेज़ी से अंदर भागी थी। वो आगे बढ़ाया। उसका काम हो गया था। वो सीनों से उतरते उतरते थक गई थी। आखिरी सीनों तक उसकी टांगें कांपने लगी थीं। कुछ देर भोले सांस को बहाल करने के लिए वो सीनों पर ही बैठ गई। यकायक उसका मोबाइल पैगाम की टोन के साथ बजा तो उसने उसकी चमकती स्क्रीन निगाहों के सामने की। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई थीं। अपने अकाउंट से हुई 60,000 की ताज़ा ट्रांजैक्शन देखकर उसका दिमाग भग से उड़ा था। अगले ही पल उसने दांत पीसकर फ़ोन पर नंबर डायल किया और उसे कान से लगाया। ये क्या है माँ? 60,000? आपको क्या ज़रूरत पड़ गई इतने पैसों की? दूसरी जानिब उसके सवाल सुनकर सामिया ने तल्खी से फ़ोन को देखा था। मैंने एक बैग लिया है। उमेरा जाहिद की माँ के पास भी लिमिटेड एडिशन है। अगर उससे लिया है तो मुझे भी लेना चाहिए ना। लोग क्या कहेंगे कि बेटी के फ्लॉप होते ही माँ ने बाजारों के बैग्स पर गुजारा करना शुरू कर दिया है। ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ बेटा। उसका दिल किया कि ज़ोर से उन पर चिल्लाए। इधर उसके पास अपने अपार्टमेंट का किराया देने के पैसे पूरे नहीं हो रहे थे, उधर उसकी माँ को बनने से फुर्सत नहीं थी। वो बेबसी से फ़ोन को लम्हे भर के लिए देख कर रह गई थी। ये सब क्या हो रहा था आखिर? सब लोग आखिर उसका दिल रखने के लिए उसे ही क्यों कंगाल कर रहे थे? पहले नज़र अमजद, फिर उसकी माँ। आपको अंदाज़ा भी है कि वो 60,000 अभी मेरे लिए किस कदर अहम है? आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं अपनी बेटी के मसाइल से? वो उन पर चीखी थी। एक बैग लेने से तुम गरीब नहीं हो जाओगी। वो भी जवाबन उतनी ही तली से फुनकारी। सलीना को अपना सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। आपके पास ऐसी कीमती बैग्स की भरमार है माँ। मैंने आपको सब कुछ लेकर दिया है। 1 साल से तुमने मुझ पर अपना हाथ जैसे तंग रखा हुआ है, वो मैं जानती हूँ। मेरा दम घुटता है गिने चुने पैसे लेकर तुमसे। आखिर कब खत्म होगा तुम्हारा ये फ्लॉप एक्ट्रेस का ड्रामा?
उसे लगा जैसे उसका दिल टूट रहा है। वो चंद पल कुछ ना बोल पाई। अब आप मेरे अकाउंट से कोई पैसे नहीं निकालेगी, ये मेरी वार्निंग है आपको। वो सख्ती से कहकर जैसे ही उठी तो दूसरी जानिब सन्नाटा छा गया। समझ गई, बस आखिरी दफ़ा मुझे 50,000 दे दो। उसका दिमाग एक बार फिर भग से उड़ा था। उससे बेयकीनी से फ़ोन को देखा। आप पागल तो नहीं हो गई हैं कहीं? सेलीन, माँ की मजबूरी समझो बेटा। पहले बताएं आपको ये पैसे क्यों चाहिए? उससे कमाल सबसे पूछा था। वो, तुम नाराज़ नहीं हो ना? पहले बताएं। मुझे कसीनो में पैसे लुटाने थे। सीने जैसे उसके सर पर आकर गिरे थे। कसीनो, उसकी माँ फिर से गैम्बलिंग खेलने लगी थी। वो जैसे कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। माँ, आप? उसे समझ नहीं आया कि क्या कहना चाहिए। मैं इधर काम के लिए दर दर भटक रही हूँ माँ। लोगों की कड़वी कुसेली बातें सुन रही हूँ ताकि आपको किसी चीज़ की कमी ना होने दूँ। और आप, ये आप क्या कर रही हैं मेरे साथ? कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको अब, एक फूटी कौड़ी भी नहीं। उसने अगले ही पल फ़ोन कान से हटा लिया और लरजते कदमों से आगे बढ़ाई। उसका रंग सफ़ेद हो रहा था। दरवाज़ा खोलकर उससे जैसे ही बाहर कदम रखा, रिपोर्टर्स का एक जम्मे गफ़ीर उस पर झपटा। लाइट्स, सवालात, माँ की बेहसी, यूवील और नज़र अमजद की हरकत, उमेरा साहिद के ज़हर उगलते तंज, सब कुछ उस पर जैसे एक साथ वारिद हुआ था। आपका स्कैंडल अब तक खबरों में क्यों गर्दिश कर रहा है? क्या आप अब भी ज़ुबैर एंड सन्स के छोटे बेटे के साथ रिलेशनशिप में हैं? क्या आपके बारे में तमाम एलिगेशंस दुरुस्त हैं? क्या ये सच है कि आप कोर्ट के समन करने पर भी हाजिर नहीं हुई थी? क्या आप वाकई ड्रग्स की ट्रैफिकिंग में ज़ुबैर हसन के बेटे के साथ मुलविस रही थी? कुछ कहें प्लीज़। रिपोर्टर्स का एक हजूम था जो उसके आसपास उबल रहा था। उसका सांस रुकने लगा था। कोई गार्ड उसकी हिफाजत के लिए मौजूद नहीं था। उसके पास गार्ड हायर करने के पैसे नहीं थे। रिपोर्टर्स उसे छू रहे थे, आसेपास सवालात कर रहे थे। वो सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ दरमियान से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर कोशिश निदारत। वो बहुत ज़्यादा थे और सेलिन अकेली थी। क्या यही होता है फ्लॉप एक्ट्रेस का मुकद्दर? नाज़ेबा सवालात और सो मैनी नज़रें। यकायक कोई उस जम्मे गफ़ीर को तीर की तरह चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ फैलाकर सेलिना के आसपास रखे। कुछ रिपोर्टर्स उसकी आमद पर यकदम ही पीछे हुए थे। वो सुरमाई आंखों वाला दराज कद बॉडीगार्ड था। उसके बाजू में इतनी ताकत थी कि वो कई लोगों को एक साथ परे धकेल सकता था, और उसने यही किया था। फासला रखकर बात करें। उसकी झाड़ पर रिपोर्टर्स शर्मिंदगी से पीछे हुए थे। सेलिना उसने चेहरे को हैरत से तक रही थी। सुरमाई आंखों वाला उसकी जानिब घूमा। क्या आप बात करेंगी? सरगोशी में उससे पूछा। सेलिना ने सिर्फ सर नफ़े में हिलाया था। शीश सारा जासिर के लिए काफ़ी था। उसने तेज़ी से रिपोर्टर्स को परे धकेला। कहीं एक दूसरे से टकराकर ज़मीन पर जा गिरे। आप कौन है सलीना के? किसी रिपोर्टर ने हाँक लगाई तो उससे सपाट आंखों से उसे देखा, बॉडीगार्ड। और फिर उसे तेज़ी के साथ सलीना को लिए एजेंसी के दखली हॉल से बाहर आगे बढ़ाया।